तो आज का टॉपिक है बच्चे हमारा पीरियोडिक टेबल, वो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हम उस क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर हम फॉर्मेशन कर रहे थे कि हमें पीरियोडिक टेबल के अंदर, मैं थोड़ा सा छोटा ही करता हूँ, पीरियोडिक टेबल के अंदर दो लाइंस इस तरीके से दिखेंगी। उसके बाद हमें यहां से 6 लाइंस दिखेंगी और इसके नीचे हमें 2 लाइंस दिखेंगी इस तरीके से। तो अभी मैं लाइंस ही कहूंगा इनको, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि दीज आर ग्रुप्स, दीज आर पीरियड्स क्या चीज है। तो इसी के बारे में आज की नॉलेज है, आज का लेक्चर है। तो होता क्या है बच्चे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो भी एटम का इलेक्ट्रॉन लास्ट फिल होता है किस ऑर्बिटल के अंदर होता है, उसी को हम उसका ग्रुप कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एस ऑर्बिटल को देखेंगे तो एस के अंदर हमारे दो ग्रुप्स बनते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप एस ऑर्बिटल की शेप देखोगे स्फेरिकल होती है और उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है और उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सिर्फ और सिर्फ 0 से रिप्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है तो ग्रुप होगा फर्स्ट, तो अगर इसके बाद दूसरा भी इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है तो ग्रुप होगा सेकेंड। ठीक है, तो अभी इनके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। तो इनके बीच के अंदर 10 ग्रुप्स होते हैं, उनकी बाद में बात करेंगे, पहले पी की तरफ आ जाते हैं। तो एस के बाद जो पी ऑर्बिटल आता है तो उसका आप जब भी रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको, तो हम कर रहे थे जिस भी तरीके से कि हम कह सकते हैं 2p x 2py 2pz। तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स उसके अंदर बनते थे, जिनको हमने ये भी कहा था हंड्स रूल को पढ़ते हुए कि ये तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है सेम होती है, जिस कारण से इन्हें हम क्या कहते हैं, एक नया नाम देते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि अगर तो आपने पहला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर लास्ट फिल किया, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के इस ऑर्बिटल के अंदर फिल हुआ, तो हमारे पास ये ग्रुप बन जाएगा ये वाला। तो अगर हमने इसके अंदर फिल किया तो ये ऑर्बिटल बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा ये वाला। तो अगर इसके अंदर फिल कर दिया तो ये ऑर्बिटल ग्रुप बन जाएगा ये वाला। तो इसी तरीके से हम अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो हमें पी के अंदर ग्रुप्स भी कितने मिलते हैं, 6 ही मिलते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो जाता है पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी ग्रुप बन गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये स्टार्ट होता है 13 से 18 तक जाता है। तो 18 को हम क्या कहते हैं, दीज आर नोबल गैसेस। दीज आर 18th जो ग्रुप होता है इसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। और एस और पी ऑर्बिटल को, एस और पी ग्रुप्स को मिला के दोनों को कंबाइंड वे में हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कह देते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कह देते हैं। तो अब आते हैं हम डी ब्लॉक की तरफ। तो डी ब्लॉक जो होता है इसके अंदर आप देखोगे कि डी के एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है, विदुल कितना होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, एल की वैल्यू कितनी होगी फॉर डी? मैंने ये किया नहीं है, ओके, पहले आपको बताया था मैंने। ओके ओके, कोई बात नहीं बच्चे। तो मैं क्वांटम नंबर कर दूंगा आज क्लास में। तो कवरजोत क्या होगा, एल की वैल्यू कितनी होगी डी के लिए, कितनी बोले, 2? यस, 2 इज करेक्ट। तो एल की वैल्यू होगी 2। ठीक है, तो इसके अंदर 2 वैल्यू होगी। तो हमारे देखो, मैं अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो इसके अंदर 1 2 3 और 4 इस तरीके से 5 ऑर्बिटल्स बना देता हूं। तो अब जब वैल्यू एल की 2 है, जैसे यहाँ पे 2 थी, 1 थी पी के अंदर, तो इसको हमने 0 कर दिया था, तो इसको हमने +1 और ये -1 थी। तो इसके अंदर 0 था, तो 0 के ना साइड में कुछ भी नहीं था, ओरिएंटेशन इसकी कुछ भी नहीं थी। तो एक्स वाई जेड एक ही एक्सिस के अंदर, स्फेरिकल के तो बच्चे 3 डायमेंशनल स्पेस होती है,
तो उसको आप बता नहीं सकते कि कोई साइड तो बता नहीं सकोगे आप स्फेरिकल चीज की, ठीक है। स्फेरिकल चीज की कोई जिदा आप पंजाबी च कहने कोई पासा तो नहीं होता, ठीक है। इसकी एक साइड्स होती हैं कि एक एक्स एक्सिस के अंदर चले गया, एक वाई के अंदर चले गया और एक जेड के अंदर चले गया। तो इसके अंदर जो एक्सिस होते हैं वो एक्सिस के बीच में भी ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि मैंने भी इनकी भी शेप्स आपको करवाई थी, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप इसको 0 लिखते हो तो एल की वैल्यू अभी बताई थी कवर ने कि कितनी थी, दैट इज 2। तो हम इसे क्या कहेंगे, +1 और +2, ये आ गया -1 और -2। तो इसीलिए इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये भी आपस में बच्चे क्या हुए कि सेम एनर्जी रखते हैं, तो ये भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हुए। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। तो अब अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करना चाहते हैं तो पहले 5 तो हम अनपेयर्ड करेंगे, फिर 5 को हंड्स रूल के अकॉर्डिंगली फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बच गए तो, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बच गए तो हम उनकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर कितने और ग्रुप्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसके अंदर 10 ग्रुप्स बन जाएंगे। तो ये 1 2 फिर यहां तक 13th 14th 15th 16th 17th और 18th। तो इनके बीच में जो आते हैं 3rd से लेके 12th तक के ग्रुप में, इसको 3rd लिख देता हूं और इसको 12 लिख देता हूं, 12th ग्रुप है। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ डिजाइन हो गया। तो अब बची बात इनकी, जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स से जिनको मैंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह नहीं दी थी, जिसके कारण दैट वाज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ मैंडलीफ, दैट्स व्हाई हिज पीरियोडिक टेबल वाज रिजेक्टेड। उसका पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट नहीं किया गया सारे साइंटिस्ट की तरफ से। तो अब एल की वैल्यू, जैसे हम विदुल ध्यान से समझना, एस पी और डी और एफ, हम 4 ऑर्बिटल्स को पढ़ेंगे। इसके आगे भी होते हैं लेकिन वो हमारी स्टडी में नहीं है, ठीक है। तो एस के लिए एल की वैल्यू जो होती है दैट इज 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। तो ये हमेशा सिमिलर ही रहेंगी एल की वैल्यूज। तो इसके लिए एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू जो होती है, एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होता है दैट इज 3। तो 3 ऑर्बिटल होने के कारण क्या होगा कि अगर आप 3 को लिखोगे तो -3 -2 -1 0, फिर +1 +2 और +3। तो ये कितने बॉक्सेस बन जाएंगे हमारे पास, ऑर्बिटल्स कितने बन जाएंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो यही 7 ऑर्बिटल्स यहां पे मेंशन्ड होते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 7 ऑर्बिटल्स के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 फिल होते थे। तो 7 ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 14, 7 2 14। तो इसका मतलब इसके अंदर 2 ग्रुप्स बने, इसके अंदर 6 ग्रुप्स बने, क्योंकि इसकी एल की वैल्यू 0 थी, इसकी एल की वैल्यू 1 थी, तो इसके अंदर 6 ग्रुप्स बने। इसकी एल की वैल्यू 2 थी, तो इसके अंदर टोटल ऑर्बिटल्स 5 बने। तो 5 के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 10 फिल हुए, जिसके कारण इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 10 तक ग्रुप बने। तो उसके बाद एफ ऑर्बिटल की बात आ जाती है। तो एफ ऑर्बिटल जो होता है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, मैं इन्हें थोड़ा छोटा ही बनाऊंगा। तो इसके अंदर कितने ग्रुप्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 14 ग्रुप्स बन गए। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये असल में ये बाहर नहीं होता पीरियोडिक टेबल के, ये हमारे 6th और 7th पीरियड के अंदर होता है। तो अब हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है पीरियोडिक टेबल का बन गया। तो हमने क्या किया कि एल की वैल्यू के ऊपर ऑर्बिटल्स को डिजाइन किया। ऑर्बिटल्स के हिसाब से हमने क्या किया कि उनके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे हमने उस ब्लॉक को
ग्रुप्स के अंदर डिजाइन किया। तो अब पहले जो ब्लॉक है, अब मैं यहां से थर्ड और ये हटा देता हूं, तो हमारे पास क्या आता था, पहला आ जाता था जिसे हम कह देते हैं एस ब्लॉक। तो इनके अंदर जो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हम इसको वही फैमिली कह देते हैं। जैसे पहली को हम हाइड्रोजन फैमिली भी कह सकते हैं या एल्कली मेटल्स भी कह सकते हैं, दूसरे को हम एल्कली अर्थ मेटल्स कह देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले आ गया हाइड्रोजन। तो अब अगर आप इनका, और हाइड्रोजन के बराबर में आ गया हमारा हीलियम। ठीक है, तो हीलियम जो है, हीलियम वाली है। अब मैं एक और चीज बता देना चाहता हूं कि हर एटम की रिएक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि हर एटम अपने आप को नोबल गैस की तरह बनाना चाहता है। जैसे आप सब डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए ही मेडिकल और नॉन मेडिकल रख के बैठे हो, तो इसीलिए क्या है कि आपके लिए जो आइडल है दैट इज डॉक्टर और इंजीनियर। तो यहाँ के पूरे पीरियोडिक टेबल के डॉक्टर और इंजीनियर जो होते हैं वो होते हैं नोबल गैसेस। तो हर एटम खुद को किस तरीके से बनाना चाहता है, वो चाहता है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट चैप्टर में हमने की थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए, क्योंकि नोबल गैसेस जो होती हैं स्टेबल होती हैं। इवन की आप देखोगे बच्चे कि काफी समय तक, बहुत लेट तक, ठीक है, मैं एग्जैक्टली ईयर नहीं कोई बताऊंगा क्योंकि अगर वो गलत होगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। तो होता क्या था कि हीलियम के पहले तो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं हुए, किसी के साथ रिएक्शन नहीं हुए, लेकिन इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि नोबल गैसेस जो थी उनके अंदर से जीनॉन, जीनॉन XE एक होता है, ठीक है, जीनॉन और रेडॉन सबसे लास्ट में होते हैं। ठीक है, उनके अंदर से जीनॉन के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आप 12th के अंदर पढ़ोगे और वो बोर्ड के अंदर आएंगे भी। इसके अंदर से जीनॉन ही एक है जिसके हम स्ट्रक्चर्स वगैरह करते हैं। ठीक है, तो अब आती है बात कि हमें सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर स्टडी किस चीज को करना है। हमें इनके अंदर स्टडी करना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली एस ब्लॉक को पढ़ेंगे और पी ब्लॉक को पढ़ेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं दिस इज पी ब्लॉक। तो हमारे पास दो ही है, हम क्या करते हैं कि इनको हम कह देते हैं मेटल्स, तो इनको हम सबको कहते हैं नॉन मेटल्स। लेकिन कुछ की प्रॉपर्टीज जो होती हैं नॉन मेटल्स में रहते हुए भी मेटल्स की तरह प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं, तो उनको हम मेटलॉइड्स कहेंगे। उनको हम क्या कहेंगे, मेटलॉइड्स। कि वो मेटल्स नहीं है तो वो नॉन मेटल्स, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टीज को मेटल्स की तरह शो करते हैं, तो उनको हम मेटलॉइड्स कह देंगे। तो हम इनको अब याद करना शुरू करते हैं बच्चे। मैंने पहले भी आपको बड़े ही सिंपल तरीके बताए थे, हली ना करे, हली ना करे, हाँ सॉरी, करे रब से फरियाद। ठीक है, हली ना करे रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो सीजियम के बारे में आपको मैं बता दूं, क्योंकि फ्रांसियम होता है रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव को हम स्टडी नहीं करते। तो ये मैक्सिमम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखने वाला मेटल होता है, एंट्रेंस टेस्ट में पूछ लेते हैं। सीजियम सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर रखने वाला होता है, जिसको हम कह देते हैं कि इसकी सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे आपको पता भी चलेगा। वैसे तो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की बात जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था तभी कर दी थी, क्योंकि उसके अंदर एक मिनिमम थ्रेशोल्ड, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो आयोनाइजेशन एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रही थी। तो उसकी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। थोड़ा सा आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमने एटम को स्टडी किया था, मान लो कि हाइड्रोजन का एटम है, इसके फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था कि इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करना हो तो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, इसके रेडियस को कैलकुलेट करना हो तो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, कितने वेव नंबर इसको वेव्स देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएगा,
उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी वेलोसिटी होगी वो भी कैलकुलेशन करनी मैंने आपको बताई थी। तो अब होता क्या है कि इसकी जब हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है इसकी। तो अब क्या होता है कि बच्चे देखो ये है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन और एटम का कोई ये नहीं है कि इन्फिनिटी बहुत दूर चले जाएगी, अर्थ से बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन तो उसे इन्फिनिटी कहेंगे। मान लो कि आपके पास दो चुंबक हैं, मैग्नेट्स हैं, तो अगर वो इतनी दूरी पे पड़े हैं कि उनका एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो आप उन्हें कह सकते हो कि दे आर एट इन्फिनिटी। तो यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतनी दूर चले जाए कि इसके ऊपर कोई अट्रैक्शन ना हो तो उसे हम इन्फिनिटी पॉइंट कह देते हैं। तो अब होता क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी हम किसे कहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को हम कितनी एनर्जी देंगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। तो कितना होगा इसका आंसर, मैंने बताया था वैसे अमोलक कितना होएगा बच्चे ਇਹਦਾ आंसर, आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होएगी इस इलेक्ट्रॉन दी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप इस प्लस 13.6, हाँ प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दोगे तो ये और ये कट जाएंगे और जीरो एनर्जी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की अगर जीरो एनर्जी है तो वो इसके अट्रैक्शन के अंदर नहीं है, वो बाहर चले जाएगा इन्फिनिटी पे। दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, और वो सबसे कम होती है सीजियम की। इसका मतलब सीजियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान होता है। तो जिसके अंदर से बच्चे जितना इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता जाएगा वो इस तरफ चलता जाएगा, राइट साइड की ओर चलता जाएगा। सबसे मुश्किल इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होता है, ठीक है, इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होता है क्योंकि ये निकालने ही नहीं देते अपने अंदर से, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर है। आगे हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा पहला मेटल ग्रुप क्या था, फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन फैमिली, जिसे कह दिया ह ली ना करे रब से फरियाद। तो दूसरा था हमारा बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिरिडियम, बेरियम और रेडियम। तो अब क्या होता है कि हमारा ये पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा गलत चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि देखो ध्यान से, मैं इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स पढ़े थे तो पहला पढ़ा था ऑब्बे प्रिंसिपल। तो ऑब्बे ने हमें क्या कहा था, 1s 2s 2p 3s 3p और 3d 4s 4p 4d और 4f। तो उसने कहा था इस तरीके से इनको कट कर दो, तो ये जो लाइन इसको टच कर दो, ये लाइन इसको टच कर दो, ये लाइन इसको टच कर दो। तो जो आपके सामने पहले आते जाएंगे आप उनको फिल करते जाना। तो हमारे पास पहले आता था 1s जिसको हमने फिल करना शुरू किया, फिर आता था 2s, ठीक है, जिसको हमने फिल करना शुरू किया लिथियम और बेरिलियम के लिए। फिर आया 2p जो इसके अंदर लिखे जाएंगे मेटल्स। फिर आया हमारा 3s जो ये सोडियम और मैग्नीशियम को करेगा रिप्रेजेंट। फिर आएगा हमारा 3p, ध्यान से देखना यहाँ पे 3s के बाद यहां से 3p आता है, उसके बाद यहां से देखो आप। तो इसका मतलब ये जो हमने बीच में बनाया है ये गलत बनाया है, क्योंकि 3s के बाद 3p आएगा, यहां के एलिमेंट्स आएंगे, ये नहीं आएंगे। तो यहां का मैंने ये बताया था कि 3p और 3d जो था वो 4s उससे पहले फिल होता था। तो आप क्या करोगे कि यहां फिल करोगे, तो मैं लिख ही देता हूं एक बार एटम। तो हमारा पीरियोडिक टेबल यहां से नहीं स्टार्ट होता 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल हमारा एक नंबर कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रखते हुए एक स्टेप नीचे से शुरू होता है। तो वो कैसे हुआ कि आप देखो यहां पे ये हो गया 1s, ये हो गया 2s को रिप्रेजेंट करने वाला, ये हो गया 3s और ये हो गया 4s। तो 4s के बाद 3d क्यों शुरू हुआ?
तो 4s के बाद देखो ये फिर 3d आ रहा है, तो इसके लिए हमने एक और रूल पढ़ा था, दैट वाज n+l रूल। तो हमने कहा था कि n+l की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, और उसको हम इस सीक्वेंस के अंदर बाद में फिल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हम 4s को 3d से पहले फिल करेंगे, ये 3d होगा बच्चे, ये सारे का सारा ये 3d होगा। ये मैं लिख देता हूं, यहां पे ऊपर करके लिखता हूं, ये 3D स्टार्ट होगा, ये वाला, ये सारा यहां से लेके यहां तक 3D होगा। ठीक है, तो 3D क्यों फिल किया हमने, बाद में क्यों फिल किया, हालांकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, लेकिन हमने 4 को पहले फिल किया, क्यों किया, n+l रूल के कारण। तो अब हम 4s और 3D का अगर कंपैरिजन करते हैं तो दोनों की n+l वैल्यू को हम ध्यान में रखेंगे, तो n+l वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसको हम फिल करेंगे बाद में। अगर 4s की कम होगी तो 4s को पहले फिल करेंगे, अगर 4s की ज्यादा होगी तो 3D को पहले फिल करेंगे और 4s को बाद में। लेकिन आप देखो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 4, तो s के लिए l की वैल्यू कितनी थी, यहां पे लिखिए ना, s के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ये टोटल हो गया n+l की वैल्यू हो गई 4 + 0 = 4। तो अगर हम 3D की ओर जाते हैं तो 3 तो हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये होगी n की वैल्यू होगी 3, और d की l की वैल्यू कितनी होगी, l = d के लिए l की वैल्यू कितनी थी, 2 लिख दी हमने। तो हमारे पास 3 + 2 = 5 आता है। तो अब n+l की वैल्यू के अकॉर्डिंगली 4 वैल्यू कम होगी और 5 वैल्यू ज्यादा होगी, इसीलिए क्या करते हैं हम 4s को पहले फिल करते हैं और 3d को बाद में फिल करते हैं। ठीक है, अब समझ लगी बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। लवप्रीत, विदुल, विश्वासपाल, अमोलक, कंवरजोत, नो सर नो। ओके। तो अब क्या होगा कि हम क्या करते हैं, ये दो ग्रुप्स तो हमारे हो गए, तो अब हम जाते हैं इनकी तरफ। तो बेरिलियम के बाद हमारे पास आता है बोरॉन, बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन फैमिली के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो अब देखो 2s के बाद हमारे पास किसका नंबर आ गया, मैं यहां से मिटा देता हूं, इनको रब कर देता हूं। 2s के बाद हमारे पास आ गया 2p, 2s के बाद हमारे पास सीधा 2p आ गया। फिर 3s के बाद हमारे पास कितना, कौन सा आया, सीधा 3p आ गया। तो 3p को भरने के बाद हम यहां पे पहुंचे, पोटासियम पे पहुंचे। तो अभी देखेंगे, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, हेमा, नीना और करीना, जीनॉन जिसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था मैंने, और रेडॉन। तो आर्गन के बाद हमारे पास पोटासियम आता है, आर्गन 18 है तो उसके बाद पोटासियम आ जाएगा। ठीक है, 4s फिल करेंगे, फिर 4s के बाद हम स्कैंडियम फिल करेंगे, 3d वाला, 3d के अंदर जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है। तो पहले इनको लिख लेते हैं हम, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। उसके बाद आती है कार्बन फैमिली, कहे, सिया, जी, सुनो, प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये इसका लैटिन वर्ड है स्टैनम, टिन और लेड। उसके बाद आती है नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली को हम क्या कहते हैं, न, पास, सब, बिंदास। ठीक है, न, पास, सब, बिंदास। आपको अगर किसी और तरीके से याद करना है तो बच्चे उस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। फिर आती है हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली, ओस से टीपो, ओस से टीपो। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास, दिस इज फनी,
फिर कल बाहर आई आंटी। तो इस तरीके से हमारे पास यहां तक हमें पीरियोडिक टेबल याद करना है, यहां तक क्रिप्टन तक हमें पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आ जाता है, चलो ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, स्कूटी वैन कार में को निकल कॉपर एंड सिंक, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल आपका कुछ डिजाइन हो गया, मतलब तकरीबन हम लेंथेनॉइड्स को नहीं पढ़ेंगे, हम एक्टिनॉइड्स को नहीं स्टडी करेंगे, और डी ब्लॉक आपकी इस क्लास में नहीं है, ठीक है। तो अब होता क्या है, मैं यहाँ पे फिर से देखो, आप 4s के बाद आप 3d को फिल कर रहे हो, फिर आप 4p पे जा रहे हो। 4s के बाद आप 3d को फिल करोगे, फिर 4p पे जाओगे, ठीक है। तो अब आता है इनके एटॉमिक नंबर्स। तो एटॉमिक नंबर्स के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं, जैसे ही हम एक ऑर्बिटल बनाते हैं, बच्चे देखो आप कि आप देखो कि s के अंदर कितने ग्रुप्स हैं, 2, तो हम इसके लिए 2 रख देते हैं। जैसे ही s और p दोनों आ जाते हैं तो हमारे पास ग्रुप्स कितने हो गए, 2 इसके और 6 इसके, 2 इसके और 6 इसके। तो इसके लिए हम 8 रिप्रेजेंट कर देते हैं जहां पे s और p इकट्ठे हैं। और उसके बाद फिर देखो s और p ही आ रहे हैं, तो s और p के लिए हम फिर 8 लिख देते हैं। फिर 4th पीरियड के अंदर, तो इसके अंदर एक चीज आपको बता दूं कि जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। वर्टिकल जो हैं, वर्टिकल लाइंस हैं या कॉलम्स हैं, उनको हम ग्रुप कहेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल हैं, जो इस तरीके से हैं, ठीक है, पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, उनको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल रोज हैं, उनको हम कहेंगे पीरियड्स। तो होगा क्या कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। कितने हैं, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स हैं। तो 18 ग्रुप्स कैसे हो, 1 2 और 10, ये 12 हो गए, 12 और 6 18 ग्रुप्स हो गए, ठीक है। तो पीरियड्स कितने होते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। 7 पीरियड्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो अभी मैं इनको रब कर रहा हूं क्योंकि हम एक और कंसेप्ट एटॉमिक नंबर्स को याद करने वाला कर रहे हैं। तो जहां पे हमें sp ही मिलते हैं वहां पे हमारे पास 8 की एडिशन ही होती है। तो अभी बताऊंगा कि एडिशन वगैरह मैं क्या लिख रहा हूं अभी। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप, ये तो हो गए फर्स्ट पीरियड, ये हो गया सेकंड पीरियड, ये हो गया थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड तक देखो आप s और p ही यूज हो रहे हैं। फर्स्ट के अंदर क्या है, ओनली s ही यूज हो रहा है, तो दूसरे के अंदर s और p यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमने sp 8 लिख दिया। तो थर्ड के अंदर भी हमारे s और p यूज हो रहे हैं, 8 लिख दिया s और p। तो फिर फोर्थ के अंदर, फोर्थ पीरियड के अंदर थोड़ा चेंज आता है, s p और d भी आ जाते हैं। तो s p और d के आने के कारण यहां पे जो एडिशन होती है वो क्या होती है, 8 + 10 और जुड़ गए ग्रुप्स। तो जब ये 10 ग्रुप्स और जुड़ जाते हैं, 10 ग्रुप्स और जुड़ जाते हैं, तो हमारे पास 18 एक नंबर आता है, 1 2 10 ये और 6 ये 18 नंबर। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं कह क्या रहा हूं। फिर फिफ्थ ग्रुप के अंदर भी हम क्या आते हैं, s p और d होते हैं, तो यहां भी 18 को जोड़ते हैं। फिर आ जाता है s p d और f आ जाता है, तो उसके अंदर हम 32 को जोड़ते हैं 6 से, 6th ऑनवर्ड। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना, पहले के अंदर 2 8 8 18 18 32 और 32 आ जाता है हमारे पास नंबर।
तो इसका मतलब क्या है कि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर, मैं यहां साइड पे लिख रहा हूं बच्चे, अगर इसका 1 है, तो आपको अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर पता करना है तो उसके अंदर 2 को ऐड कर दो। तो जैसे ही आप 1 के अंदर 2 को ऐड करोगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा 3। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर आ गया 3। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होने के बाद आपको जैसे ही सोडियम का पता करना है तो यू हैव टू ऐड 8। 8 को आप ऐड करोगे, तो मैं सोडियम को एक साइड पे लिख देता हूं, तो 8 और 3 11, तो इसका हो जाएगा 11। तो 11 के अंदर फिर से आप 8 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 19। तो पोटासियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 19। तो 19 के अंदर फर्दर हमें 18 ऐड करने पड़ेंगे। तो यही चीज इनके ऊपर भी चलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हो कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9, ठीक है, यही बड़ा ग्रुप है थोड़ा सा बना हुआ। तो फ्लोरीन का अगर आप कहते हो कि 9 है, तो 9 के अंदर आपको कितने ऐड करने पड़ेंगे? 8। तो आप अगर 9 के अंदर 8 ऐड करोगे तो आपको क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। तो कितना होगा? 9 और 8 कितने होंगे? 17। 17। तो क्लोरीन का कितना आ गया? 17। तो 17 के अंदर फर्दर आपको कितने ऐड करने होंगे? 8। तो 8 ऐड करोगे तो आपके पास ब्रोमीन का आ जाएगा। तो उसी तरीके से क्या होता है कि हम सारे पीरियोडिक टेबल को डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके साथ क्या होता है, जैसे बोरॉन का आप देख लो, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? दैट इज 5। तो 5 के अंदर आप 8 ऐड करोगे तो आपको एल्यूमिनियम का मिल जाएगा। 8 एंड 5 13। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 13। तो 13 के अंदर आप फर्दर ऐड करोगे 8, ठीक है, तो वो जुड़ते जाएंगे। तो मतलब क्या है कि हम सारे पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो ये था फायदा हमें बच्चे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो हमारे लिए काफी चीजें सिंपल हो गई। जिस तरीके से हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 2 है, तो इसका 3 है, 4 आ जाएगा, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर 19 20, फिर 21 22 23 24 25, फिर सो ऑन चलेंगे 30 तक, यहाँ फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसका आगे क्या आ जाएगा? दिस विल बी 18 आर्गन, ये हो गया नियॉन का हो गया 10, फिर आ जाएगा आर्गन, आर्गन का होगा 18 और क्रिप्टॉन का होगा 36। तो बच्चे आप 36 तक याद कर लेना, बहुत ही सिंपल है। जब आप इन्हें लिखने जाओगे तो हो जाएगा आप। तो अब इनकी पोजीशन की बारी आती है। तो बच्चे हम क्या करते हैं कि इनको हम, जो ये 32 वाली रेंज है, मतलब कि ये 7th हो गया और ये 6th ग्रुप पीरियड हो गया, तो इनको हम यहां से शुरू करते हैं बच्चे। आप मैं ना यहां से ऐसे इस तरीके से लिख देता हूं, ये 14 ग्रुप्स यहां पे ऐड होते हैं इसके बीच में, ठीक है, लास्ट के 2 पीरियड्स के अंदर, लास्ट के 2 पीरियड्स के अंदर। तभी तो ये 17 जो 14 ग्रुप्स हैं वो ऐड होके 32 काउंट बनाते हैं बच्चे। 18 एंड 14 दैट इज इक्वल टू 32। तभी 32 आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ब्लॉक्स आते जाएंगे, जैसे जैसे ऑर्बिटल्स आते जाएंगे, यहाँ एफ ब्लॉक आ गया तो उसके भी एटम्स जो हैं वो काउंट होने शुरू हो जाएंगे। तो इट इज एन बेसिक आइडिया। तो अब क्या है कि आप पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखने लायक हो कि देयर आर 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स, ठीक है, 7 पीरियड हैं, 18 ग्रुप्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक है, टी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है एंड एफ ब्लॉक है, ठीक है। एस के अंदर हम मेटल्स को कहते हैं, पी के अंदर हम नॉन मेटल्स को करते हैं, डी के अंदर सारे के सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव होते हैं। अब इसके अंदर जो कुछ होते हैं, जिस तरीके से एल्यूमिनियम जो होता है दैट इज मेटलॉइड। तो इस तरीके से आपने एक लाइन बनी देखी होगी, तो इस लाइन के अंदर जो भी होते हैं दीज आर मेटलॉइड्स,
जो इस तरफ आते हैं, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे कि एल्युमिनियम ने अपनी प्रॉपर्टी क्यों चेंज कर दी। एल्युमिनियम ने अपनी प्रॉपर्टी क्यों चेंज कर दी, मैंने थोड़ी डार्क की है, शायद आपको दिख रही होगी। तो इसने क्या पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरीके से होता है, लिखा होता है, ऐसे लाइन बनी होती है, इनके कलर्स डिफरेंट होते हैं। तो ये क्यों इसने अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज किया, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी पीरियोडिक टेबल के बारे में ही होगी, लेकिन पीरियोडिक टेबल के अंदर हम पीरियोडिक ट्रेंड्स को पढ़ेंगे। किस चीज को? पीरियोडिक ट्रेंड्स को। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स के अंदर क्या आएगा कि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हमारी प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या चेंज आ रहा है। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारी प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या चेंज आ रहा है। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं इन अ सिमिलर ग्रुप, एक ही ग्रुप के अंदर, तो प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या चेंज आ रहा है, दोज आर नोन एज पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होगी एंड विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जूम ऐप की एक खासियत ये है बच्चे कि हम इसके ऊपर कोई भी नोट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि वी हैव टू डील विद ग्राफ्स। ब्रूनो, डोंट डू इट बच्चे। तो हम क्या करेंगे बच्चे कि क्या कर रहा था, कहां था बच्चे मैं? ग्राफिकल सर, वो हाँ, जूम पे कह रहे थे कि आप हाँ, जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी बच्चे उसको मैं आपको पहले ही सेंड कर दूंगा, ताकि आप एक आइडिया ले लेना कि किस ग्राफ को क्यों, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ बनानी बहुत मुश्किल होगी, और मैं यहाँ पे बना भी दूंगा, लेकिन ग्राफ्स के अंदर कुछ ना कुछ प्लॉटिंग के अंदर मतलब ऊपर नीचे हो जाता है या राइट और लेफ्ट हो जाता है। तो इसलिए ग्राफ्स में जो है बुक्स के लूंगा, ठीक है, ग्राफ्स हम बुक्स के लेंगे, लेकिन समझेंगे उन ग्राफ्स को यहाँ पे बोर्ड पे ऊपर। तो इसलिए हमें ग्राफ्स को स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हमें पता भी चलेगा बच्चे कि ग्राफ्स को स्टडी किस तरीके से किया जाता है। तो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी किस लेवल पे, जैसे ऐसे ग्राफ है तो इसके अंदर हमारे पास वैल्यू ऐसे इस तरीके से वैल्यूज आ रही हैं, तो वो यहाँ पे बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मुझे यहाँ पे भी लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ग्राफ्स जो होंगे वो हम बुक से देखेंगे। तो आप जो जो बुक्स होंगी तो मैं पहले ही एडवांस में आपको बता दूंगा कि आज इस ग्राफ के बारे में बात करनी है, तो आप उसको सामने रखना बुक को, ताकि आप